ग्रीन होटल। इस होटल के 25 फ्लोर के एक कमरा जहां पर हर जगह फूलों से सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाबों की महक बिखरी, कैंडल से रोशनी फैली। वहीं एक लड़की जिसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, उसके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में भर भर चूड़ियां। इस वक्त वो बला की खूबसूरत लग रही हो। अपनी पत्नी को कोई इस हालत में देखे तो वो सब कुछ भूल जाए। वही वो लड़की टेबल पर रखे केक को बड़े ध्यान से देख रही थी। इस वक्त उसके फेस पर प्यारी से मुस्कान छाई है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। काफी देर तक केक को घूरने के बाद उसने बगल में रखे फोन को उठाया और किसी को कॉल कर कानों से लगा लिया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाया। तभी उस लड़की ने कहा, मैं विधि बोल रही हूँ, क्या आप नितिन अब तक कंपनी में ही है क्या? दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, नहीं मैम, सर तो आज जल्दी निकल गए थे। मैंने पूछा तो कहे कि अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हैं। क्या सर अभी तक वहां नहीं आए हैं? विधि ने मायूस लहजे में कहा, नहीं, मैं शाम से ही उनका वेट कर रही हूँ। अब तक तो रात के 10 बजने को आए हैं, पर आपके सर नहीं आए। तभी उस लड़की ने परेशान होते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए मैम, हम पता कर अभी बताते हैं। ओके, विधि ने हम कहा और फोन कट कर दिया। आज उसके दिल में एक अलग जी बेचैनी से उमड़ने लगती थी, जिसे दूर करने के लिए उसने एक गहरी सांसें लिया और पूरे कमरे को देखने लगी। आज के दिन उसने काफी मेहनत किया है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज कुछ बुरा होने वाला है। नहीं प्लीज भगवान जी, आज कुछ मत होने दीजिएगा। मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया है। अपने पति का प्यार पाने के लिए 2 साल से तप किया है। आज जब वो खुद मेरे पास आना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें मुझसे दूर मत करिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। भी उसने खुद से कहा, क्या विधि, आज के दिन तो बकवास बात सोच, सब अच्छा होगा। आखिर आज तेरी एनिवर्सरी है, तुमने इतनी मेहनत से सब किया है, नितिन को अच्छा लगेगा। फिर भी विधि के दिल में एक तरफ बेचैनी थी तो वही दूसरी तरफ खुशी। आज के मिलन के अभी वो सोच ही रही थी कि उसके कानों में फोन की आवाज आई। उसने सोफे के तरफ बढ़ के अपना फोन लिया और कानों से लगाते हुए कहा, हाँ कहिए, क्या कुछ पता चला? वो कहाँ है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई है ना? दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, नहीं मैम, सर बिल्कुल ठीक है, जहां आप है वहीं पर है सर, मैंने अभी पता किया है। विधि ने ना समझी से कहा, क्या मतलब यहाँ है? मैं कुछ समझी नहीं। दूसरी तरफ से कहा, मैम सर अभी ग्रीन होटल में ही है, उनके नाम से रूम बुक है। उस लड़की की बात सुन विधि कुछ सोचने लगती है, कहीं वो कोई और रूम में मेरा वेट तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं यहाँ हूँ और वो वहां पर। एक पल के लिए विधि के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम मुझे रूम नंबर बता सकती हो? मुझे लगता है वो वही पर मेरा वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, ओके मैम, मैं अभी आपको बताती हूँ चेक करके। विधि ने ओके कहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। वही थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, रूम नंबर 567 है। विधि ने ओके कहा और फोन कट कर अपना पर्स लेके कमरे से बाहर निकल गई। ये कमरा इसके फ्लोर से एक फ्लोर ऊपर था, इसीलिए उसने लिफ्ट लिया और सीधा ऊपर चली गई। थोड़ी देर में वो उसी कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने अपने हाथ उठा के जैसे ही गेट को नॉक करने को हुई कि अंदर से आ रही अजीब से आवाज को सुन उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने देखा तो गेट हल्का सा खुला था। उस गेट को खोल के देखने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने हिम्मत कर थोड़ा सा खोल के देखा तो उसकी
सांसें ही अटक गई। वो अपने मुंह पर हाथ रख सामने देखने लगी, जहां उसके पति के बाहों में कोई और लड़की थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके चेहरे पर बाल बिखरे थे। वही विधि का दिल कई टुकड़ों में टूटा, जिसका शोर सिर्फ उसे ही सुनाई दिया और किसी को नहीं। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे रुकना भी उसके बस की बात नहीं। विधि तुरंत ही गेट छोड़ वही दीवार से लग बैठ जाती है, अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगती है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज जाती है, बेबी तुम इस बेवकूफ विधि को कम डाइवोर्स दे रहे हो। मैं अब और दिन तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मेरे लिए अब मुश्किल है। तुम जल्दी से उसे छोड़ो और मुझसे शादी करो। नितिन के नीचे लेटी लड़की से कहा। वही विधि ने थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, ज्योति दीदी। एक बार फिर विधि को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ज्योति उसकी बहन थी, जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। आज उसकी भी बहन उसके पति के साथ एक बिस्तर पर, और वो सब कर रहे हैं। विधि तो पूरी तरह टूट के बिखर गई। इधर नितिन ने ज्योति के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिल, उसके बाद मैं उसे घर से बाहर फेंक दूंगा। वो मेरे लिए एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बस मेरे घर का ख्याल रखना और मेरी सेवा करना, वही उसका काम है, और सारा हक तो तुम्हारा है मेरे ऊपर पूरी तरह। ज्योति ने नितिन को उसके सीने पर धक्का देते हुए अपने ऊपर से हटा देती है और खुद को कवर कर बैठ जाती है और कहती है, तुम ये बात 2 साल से कह रहे हो, जब तुम्हारी माँ विधि से तुम्हारी शादी करने के लिए कहा, तब भी तुमने एक बार नहीं कहा कि तुम्हें विधि ने पसंद नहीं है, लेकिन तुमने चुपचाप शादी कर लिया। इस बार फिर तुम्हारी माँ कहेगी कि तुम्हारे बच्चे की माँ विधि बनेगी तो तुम मान जाओगे। नितिन ने ज्योति के हाथ पकड़ उसे खुद के ऊपर खींच लिया और उसके बालों को कान से पीछे करते हुए कहा, अब ऐसा नहीं होगा। तब मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करना तो आज मैं सीईओ नहीं बन पाता। ये पोजीशन लेने के लिए मुझे उस डफर से शादी करना पड़ा, लेकिन वो सपने में भी नहीं मेरे बच्चे की माँ बनेगी। ये सुन ज्योति खुश हो जाती है। वही बाहर खड़ी विधि इतना सब सुनकर पूरी तरह हिल चुकी थी। उसका प्यार और सम्मान का सारा भ्रम टूट गया। अब तो उसे किसी पर भरोसा करना मुश्किल था। वो जैसे ही जाने को मुड़ी है, एक बार फिर उसके कानों में सिसकियों की आवाज पड़ती है, जिसे सुन विधि ने कसकर अपनी आंखें बंद कर वहां से अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती है। उधर नितिन और ज्योति एक बार फिर इंटीमेट हो चुके थे। पूरे कमरे में बस ज्योति की आवाज गूंजने लगी थी। थोड़ी देर बाद विधि अपने कमरे में जमीन पर बैठी थी, बस एक तक केक को घूरने लगी। अचानक से उसके आंखों के जहां आंसू थे वो लाल हो गए। उसने गुस्से में आके केक के अपने हाथों से दूर फेंक दिया और उठ के सारे कमरे के सामना को इधर से उधर फेंकने लगी। जीतने कैंडल लगी थी, सभी को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। उसने बेड के चादर को खींचते हुए वही जमीन पर बैठ जाती है, उसे पकड़ के और रोते हुए कहती है, क्यों क्यों, आखिर क्यों किया ऐसा मेरे साथ? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सिर्फ प्यार मांगा था और बदले में प्यार दिया था, तो मुझे धोखा क्यों? आखिर गॉड जी, आपने मेरी जिंदगी में क्या यही दुख लिखा है? पहले मेरी माँ और अब जो थे जिन्हें मैं अपना मानती थी, वो भी मुझे इस कद्र धोखे देंगे। मुझे नहीं पता था। विधि जमीन पर बैठ के बुरी तरफ रोने लगी। उसका मन कर रहा कि वो वहीं पर अपनी जान देते। वो चिल्लाते हुए उस कमरे में रोने लगी। जो कमरा थोड़ी देर पहले खूबसूरत लग रहा था, वो इस वक्त किसी के टूटे दिल
के बराबर था। जिस तरह टूटे दिल का शोर बाहर नहीं आया, वैसे ही फूलों के बिखरे हुए उनका शोर बाहर नहीं आया। उस पूरे कमरे में बस विधि के सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। वो इस कद्र बिखरी थी कि उसे खुद को समेटना बहुत मुश्किल था। विधि ने चिल्लाते हुए कहा, क्यों क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो शादी नहीं करते। मुझे धोखा देने का तुम्हारे पास कोई हल नहीं। विधि ने गुस्से से टेबल पर रखे वाइन के बोतल को उठा के अपने मुंह से लगा लिया। उसने एक बार में पूरी बोतल खाली कर उठ के खड़ी हो गई। अपने लड़खड़ाते पैरों से वो कमरे से बाहर निकल के होटल से बाहर जाने लगी। उसका दिल इस होटल में एक पल रहने को नहीं कह रहा। विधि अपने लड़खड़ाते पैरों से चलते हुए आगे जाने लगी। शराब के कारण उसे आगे चलने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि आज उसने पहली बार शराब को हाथ लगाया था। आज से पहले उसने नहीं पिया कभी। वो दीवार और बंद दरवाजे के सहारे आगे बढ़ने लगी। जो उसके कमरे के बगल बगल के कमरे थे, वो थोड़ी देर आगे गई थी कि उसके हाथ अचानक से एक दरवाजे पर पड़ी जो खुला हुआ था। किसी चीज का सहारा न मिलते ही वो कमरे के अंदर जा गिरी। ऐसे मुंह के बल गिरते ही विधि की खुद के ऊपर हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए खुद पर कहा, जब किस्मत ही खराब हो तो कौन हो सहारा बनेगा? वही कमरे के सोफे पर एक आदमी, जिसके हाथों में वाइन का ग्लास था, जो गोल गोल घुमाते हुए एक एक सिप ले रहा था। अचानक से धड़ाम की आवाज से उसके हाथ रुक गए और उसकी आंखें काली हो जाती है। इस वक्त कमरे में काली घनी रात की तरह अंधेरा था, जिसने न कोई दिखाई दे रहा था न ही और कुछ। वही विधि ने खुद को संभाल के उठ के खड़ी हो गई और सामने अपनी भारी नजरों से देखने लगी। उस कमरे में अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर सी आ रही हल्की रोशनी में देख वो जैसे ही पीछे मुड़ने को हुई कि कोई उसकी कमर से पकड़ के दीवार से लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? काफी ठंडी आवाज विधि के कानों में पड़ी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पकड़ा, क्योंकि नशे में पूरी तरह डूब चुकी थी। विधि को कुछ न बोलता देख सामने खड़े शख्स की आंखें और लाल होने लगी। थोड़ी कोशिश कर विधि ने सामने देखा तो हल्की रोशनी में उस आदमी के बस गुलाबी होंठ और लाल आंख दिखाई दे रही थी। आंखें उसी तरह लाल थी जिस कद्र विधि की थी। अचानक उस आदमी को देख विधि के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने टाई से पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और अपने होंठों को उसके ऊपर रख दिया। विधि के ऐसा करने से भी इस आदमी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। वो बिना किसी भाव के विधि को देख रहा था, जो रेड साड़ी में आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। आ रही हल्की रोशनी में वो पूरी तरफ खिले गुलाब की तरह लग रही थी। विधि की बात सुन उस आदमी के आंखों में डिजायर पैदा हो गए। उसने अपनी कड़क आवाज में कहा, एक बार सोच लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। विधि ने नशे से भरे आवाज में कहा, अब तो ये दिल कुछ सोचने के लिए राजी नहीं है, बस कर गुजरने का दिल है। विधि के कहते ही उस शख्स की नजर विधि के गले पर गई, जिसे देख उसने कहा, क्या तुम शादीशुदा हो? विधि ने तिरछी मुस्कान के साथ, क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम कमजोर हो? विधि ने उस आदमी को प्रवोक करते हुए उस आदमी के टाई को खुलने लगी। उसके शब्द सुन उस आदमी के होंठों पर न दिखाने वाली मुस्कान आ गई। उसने कहा, लेट्स सी, देखते हैं कौन कमजोर है। उसने एक झटके से गेट लॉक कर विधि को पलट दिया। इस वक्त विधि का गोरा पीठ उस आदमी के सामने था। उसने विधि के बालों में अपना मुंह छुपा लिया, जिसके एहसास से विधि सिहर सी गई। उसने विधि को फिर से सामने करते हुए देखने लगा।
तभी विधि ने अपने मधोशी भरी आवाज में कहा, आई नीड यू। उसकी आवाज उस आदमी को बहलाने के लिए काफी था। इस एक पल में उस शख्स ने विधि को गोद में उठा के बेड पर लेटा दिया। विधि इस अंधेर में चेहरा नहीं देख पा रही थी। तभी उसे अपने होंठों पर कुछ गर्म सा महसूस हुआ। वो उस आदमी के होंठ थे जो विधि को बेतहाशा शिद्दत से किस करने लगा। कुछ ही देरी में निधि की साड़ी फट के नीचे जमीन पर पड़ी थी और पूरे कमरे में बस विधि की आवाज गूंजन लगी। इस अंधेरे कमरे में सिर्फ दोनों की गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। कहीं आधी रात में जाके दोनों एक दूसरे से अलग हुए। अब तक विधि सो चुकी थी। वही वो आदमी गौर से विधि के चेहरे को हल्की आ रही रोशनी में निहार रहा था, जो खूबसूरत के साथ साथ मासूमियत से भरा था। कुछ देर यूं देखने के बाद वो वॉशरूम में जाके सवार लिए और विधि के पास चादर हटाया तो उस पर लगे रेड स्टर्न को देख वो हैरान रह गया, जो उसके वर्जन होने का सबूत था। अगली सुबह सूरज के आती रोशनी से विधि की नींद खुली। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली, पर जैसे ही उसने कमरे को देखा तो डर से बेड पर बैठ गई। वही जब खुद की हालत देखी तो एक पल के लिए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चादर से खुद को कवर करते हुए पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाई, जहां कोई नहीं था। किसी को न देख उसने राहत की सांस लिया। फिर चादर हटा के खुद की हालत देखने लगी, जिसके ऊपर नीले कुछ निशान बने थे जो रात की दस्ता बता रहे थे। एक बार फिर विधि के आंखों में आंसू भर गया। उसने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये मैंने क्या कर लिया? आखिर मेरे साथ कौन था? मैं किसके साथ ऐसे? विधि बुरी तरह परेशान हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ज्यादा नशा होने की वजह से कुछ याद नहीं था। उसने जैसे ही बेड से उठने को हुई कि उसकी बॉडी में तेज दर्द होने लगा। फिर से बेड पर बैठ गई। गहरी सांस छोड़ उसने खुद से हिम्मत किया और बेड से वैसे ही उठ के खड़ी हो गई। उसने नीचे पड़े अपनी साड़ी को देखा, परेशान होते हुए कहा, ये तो पूरी तरह फट गया है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? विधि ने अपने सर पर हाथ रख के कहा, ये तो फट चुका है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी नजर सोफे पर गई, जहां एक बैग रखा था। वो अपनी लड़खड़ाते पैरों उसके पास जाके देखा तो उसमें कुछ नए कपड़े थे। मेरे लिए नए कपड़े? आखिर हो कौन? क्या मैं पता करूं? अभी नहीं, पहले यहां से निकलती हूं। विधि ने खुद से सोचा। उस आदमी को बाद में ढूंढने के लिए और बैग लेके सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में वो रेडी होके घर के लिए निकल गई। उसके बॉडी में अभी भी काफी दर्द था। वो खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। आखिर ये उसका फर्स्ट टाइम जी था। कुछ ही देर में विधि घर पहुंच गई। उसने ऑटो वाले को पैसा दिया और घर के अंदर चली गई। दिखने में घर काफी बड़ा था। आखिर वो एक अमीर खानदान में शादी करके आई थी, जो इस शहर के जाने मारे बिजनेसमैन है। इस शहर में भद्रा परिवार और राजेंद्र भद्रा का काफी नाम है, जिसके चलते आज नितिन भद्रा भद्रा कॉरपोरेशन का मालिक बना है। वैसे भद्रा के खिलाफ कोई जाने के बारे में सोचता नहीं। अगर कोई जाता भी है तो रातों रात उसे गायन कर दिया जाता है। दरअसल विधि चौहान किशोर चौहान की एकलौती बेटी है। विधि की माँ बचपन में ही गुजर गई है। वही किशोर जो विधि से जान से ज्यादा प्यार करते थे। विधि के लिए उन्होंने सरोज से शादी कर लिया, लेकिन सरोज पहले से ही एक बेटी की माँ थी। शादी के बाद किशोर चौहान का बर्ताव बिल्कुल बदल गया, क्योंकि सरोज और उनकी बेटी ज्योति हर वक्त किशोर के मन में विधि के लिए कुछ न कुछ उल्टा सीधा भरते रहते थे।
किशोर और राजेंद्र कॉलेज के फ्रेड और अमीर है, लेकिन कुछ कारण से किशोर की कंपनी कुछ अच्छी नहीं चलती, जिसके चलते किशोर ने ज्योति की शादी नितिन से करनी चाहिए, लेकिन राजेंद्र को विधि पसंद थी। इसी वजह से नितिन की शादी विधि से हो गई। जहां राजेंद्र विधि को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वहीं नितिन और उसकी मां सुरभि भद्रा विधि को फूटी आंख नहीं पसंद करते हैं। इसी का फायदा उठा के सरोज और ज्योति ने प्लान बना के ज्योति ने नितिन को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अगर देखा जाए तो ज्योति सिर्फ नितिन के पास इसीलिए है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, जो ज्योति को बचपन से ही प्यारे हैं। वहीं विधि को पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो खुद के खर्चे के लिए जॉब करती है। शादी से पहले उसने यही शर्त रखा था कि अगर उसे जॉब करने को मिलेगा तभी वो शादी करेगी, जिसे सुन राजेंद्र जी मान गए थे। वो चाहते थे कि विधि उनके कंपनी में जॉब करे, लेकिन विधि ने अपनी फैमिली के बिना कोई सोर्स नहीं चाहती थी। आपने काबिलियत पर जॉब लिया। कल उसने अपनी सैलरी से ही रूम बुक कर उसे डेकोरेट करवाया था। वो नितिन को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। न नितिन उसका हुआ और न ही शादी। खैर, आज विधि घर के बाहर खड़ी होके देखने लगी। आज पहली बार से घर बेगाना लग रहा था। उसने गहरी सांस लेके बेल बजाया तो सामने एक औरत ने दरवाजा खोला, जिसे देखा विधि का मुंह बन गया। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही उस औरत ने कहा, विधि बेटा तुम आ गई, आओ अंदर देखो न, तुम्हारे डैड कितने गुस्से में है। ये औरत कोई और नहीं, उसकी सौतेली माँ सरोज थी, जो चेहरे पर अच्छा खूब सारा मेकअप कर खुद को जवान दिखाने की कोशिश कर रही थी। वहीं उसके मुंह से मीठे शब्द विधि को जहर लग रहे थे। असल में वो प्यार से बोल नहीं रही थी। जब भी विधि को मार, पार्टी या फिर कुछ सुनने को मिलता, तभी वो इतने प्यार से बात किया करती और किशोर के सामने अच्छी बनने का नाटक करना। विधि ने बिना कुछ कहे अंदर चली गई। विधि के जाते ही सरोज ने अपना मुंह बना लिया, जैसे उस के बगल से इंसान नहीं कोई कचरा गया हो। विधि सीधे लिविंग रूम के तरफ गई, जहां इस के डैड बैठ के चाय पी रहे थे। विधि को देखते ही मिस्टर किशोर ने चाय का कप रख खड़े हो गए और गुस्से से कहा, तुम रात भर कहाँ थी? क्या जरा सा भी अंदाजा है कल सब तुम्हारा कितना वेट कर रहे थे? चलो हमें नहीं, कम से कम नितिन को तो बता देती, बेचारा पूरी रात पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। विधि ने जैसे ही ये बात सुनी, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी नजर बगल में घुमाया तो जहां ज्योति और नितिन साथ में खड़े थे, उसने घिन भरी नजरों से उन्हें देखने लगी। एक तो खुद उसके साथ गलत हुआ है और ये लोग उसे ही बदनाम कर रहे हैं। विधि ने उनसे नजर फेर अपने डैड की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, मैं कहाँ थी? क्या कर रही थी आप? यही बात अपनी बड़ी बेटी से क्यों नहीं पूछते? वो भी तो रात भर गायब थी। विधि की बात सुन माँ बेटी की सांसें सूख गई और हैरान भी हुई थी। आज तक कभी भी विधि ने ना इस तरीके से बात किया और ना ऐसे आगे से सवाल करती थी, लेकिन आज बात दूसरी थी। पहले विधि को लगता था कि उसके पास नितिन है तो पूरी दुनिया की दौलत है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। आज उसके अपने ने ही उसके पीठ पर खंजर से मारा था। वही बीच में सरोज ने आगे बढ़ कहा, ये क्या कह रही हो ज्योति? कल रात तुम्हें ही तो ढूंढने निकली थी, वो तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी ज्योति ने मासूम सी शकल बनाते हुए कहा, छोटी ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? विधि ने माँ बेटी के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। पहले से वो सरोज को जानती है, अब ज्योति की सच्चाई भी उसके सामने आ गई है। अगर पहले की बात होती तो अपनी बहन के इन मासूम चेहरे पर मर जाती, लेकिन अब नहीं। उसे इन
सबका चेहरा देख गुस्सा आने लगा था। उसने कोई जवाब न देकर जाने का सोचा। वैसे भी मानसिक रूप और शारीरिक रूप से वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई कि उसके कानों में फिर से अपने डैड की बातें गई। क्या यही तमीज सिखाया है तुम्हें? बड़ों की बातों का कोई जवाब न देके जाना। विधि ने अपने डैड के तरफ हैरानी से देखा। आखिर आज उसके डैड इतनी बातें बड़ा क्यों रहे हैं? पहले तो नहीं किया था। वो हैरानी से नितिन के तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। विधि ने कसकर अपनी आंखें बंद करके फिर पीछे मुड़ के कहा, वैसे आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? विधि की बात सुन सभी एक बार चौंक गए। आज विधि का अलग ही रूप था उनके सामने। किशोर ने गुस्से से कहा, ये किस तरह का सवाल है? मैं तुम्हारा डैड हूँ। विधि ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा मुझे तो याद नहीं है मेरे कोई डैड है, क्योंकि कभी तो मुझे वो प्यार नहीं मिला, और जब मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ तो मैं कैसे मानूं आप मेरे डैड हो? अगर एक पल के लिए मान भी जाऊं तो क्या आपको शर्म नहीं आती है अपनी बेटी के घर में आके उनके घर पर बैठ के चाय पीना? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ माँ बाप अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं, पर आप लोग तो रोज मुंह उठा के पहुंच जाते हैं और आते ही भी खा पी के आराम से जाते हैं। विधि की बात सुन किशोर जी आग बबूला हो गए। गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बदतमीज लड़की, अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है? मैंने तेरे लिए इतना सब किया और तू अपने ही बाप पर सवाल खड़ा करने लगी। सरोज सही कहती थी, तेरे इस मासूम चेहरे के पीछे एक घटिया लड़की है जो कभी किसी की नहीं होती। आज मुझे शर्म आ रही है। मैंने तेरी शादी नितिन से क्यों कराई? बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो गई। उससे अच्छा तो ज्योति से हो जाती, वो पूरी जिंदगी खुश रहता। किशोर की बातों से विधि के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था। वो बस गुस्से भरी नजरों से सभी को देखने लगी। वही सरोज और ज्योति ने किशोर के कंधे से पकड़ रखा था। हेड प्लीज शांत रहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ज्योति ने कहा। हाँ जी, आप ऐसे चिल्लाना बंद करिए, सरोज ने कहा फिर विधि के तरफ देखते हुए। विधि बेटा, आखिर बात क्या है? तुम सभी ये ऐसे बात क्यों कर रही हो? देखो हम बता दो क्या बात है। तुम इन्हें क्यों गुस्सा दिला रही हो? इनकी तबीयत खराब हो। विधि ने सरोज को घूरते हुए कहा, मैं नहीं दिला रही, वो कुछ चिल्ला रहे हैं, वो भी किसी और के लिए। विधि ने किशोर जी के तरफ देखते हुए कहा। तभी किशोर जी ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए, तुम, लेकिन बीच में ही सरोज और ज्योति ने उन्हें पकड़ के खड़ी हो गई। तभी बीच में नितिन ने आते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मैं कब से सुन रहा हूँ। विधि, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम डैडी जी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है, और वो तुम्हारी फैमिली है। अगर वो यहाँ नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुम क्या कह रही थी? ज्योति दीदी शब्द सुन विधि के मुंह से हंसी छूट गई। वो ऊपर से लेके नीचे तक नितिन को घूरने लगी और मन में कहा, तुम कितने कमीने हो ये आज पता चला है मुझे। अगर कल तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलती तब मुझे दी शब्द अच्छा लगता। इतने दिनों से तुम मेरे साथ जो करते थे, मैं ये सोचती कि काम का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा कुछ नहीं था, तुम बस लोगों को दिखाने के लिए मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो। नितिन एक ऐसा इंसान था जिसके दो चेहरे थे। लोगों के सामने ऐसा जताना कि विधि ने वो बहुत प्यार करता है, वही घर पर आके विधि पर गुस्सा करना, अपना सारा काम करवाना और कभी कभी दो थप्पड़ तक मार दिया है। लेकिन विधि के लिए नितिन के प्यार पाने के अलावा और कुछ नहीं था। वो कभी भी बुरा नहीं मानती, हंस के उसका सारा काम कर लाती। लेकिन अब हालात बदल गए थे। खैर, जहां विधि नितिन के बात पर हंस रही थी, वही ज्योति खा जाने वाली नजरों से
उसे घूरने लगी। उसने मन में कहा, तुम्हें तो बाद में बताती हूँ। नितिन ने फिर से अपनी बात आगे कही, तुम ये पूछ रही थी ना कि वो कहाँ थी? अरे वो मेरे साथ रात भर तुम्हें ढूंढ रही थी। हमने कहा नहीं ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम्हारा तो कुछ पता नहीं। हमें बताने के बजाय तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें ज्योति से माफी मांगना चाहिए। नितिन का लास्ट शब्द सुन सरोज और ज्योति के कान खड़े हो गए। वहीं विधि ने इस तरह से नितिन को देखा जैसे कोई अजूबा देख रही हो। नितिन को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने फिर से कहा, विधि मैं कुछ कहा रहा हूँ, तुम्हें ज्योति से माफी मांगना चाहिए। विधि ने एक नजर सभी को देखा और कहा, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाली और न कोई जवाब देना है। अपनी बात कह वो अपने कमरे के तरफ जाने लगी। वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ती उससे पहले ही किशोर जी ने कहा, विधि अगर यही तेवर रहे न तो आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होने वाली हो, क्योंकि मैं इस तरह से नितिन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मुझे अभी राजेंद्र से तुम्हारे बारे में बात करनी पड़ेगी। विधि उनके बातों का मतलब अच्छे से समझ रही थी और वो जान गई थी कि सभी यहाँ पर क्यों आए हैं। शायद नितिन ने यही प्लान बनाया था कि विधि के डैड खुद इस रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन ये विधि के लिए अच्छा था। वो भी अब यही चाहती थी। बिना कोई जवाब दिए वो कमरे के तरफ चली गई। वहीं नीचे सभी जाते हुए उसे देख रहे थे। आज सभी ने विधि का अलग रूप देखा था, जो पहले सीधी साधी अपने काम से मतलब रखने वाली, जो बस ज्योति और नितिन के आगे पीछे घूमती थी। लेकिन एक रात में वो बिल्कुल चेंज हो गई। किसी को अंदाजा नहीं था कैसे वही विधि का दिल इस कद्र टूटा था कि ये सब होना तो लाजमी था। वही एक अनजाना आदमी जिसने एक रात में उसका अस्तित्व बदल के रख दिया।